गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री की आपकी बैकबोन माना जाता है, यानी कि जो प्रमुख एलिमेंट हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उनसे संबंधित विशेष तथ्य हम पढ़ने वाले हैं और उनसे निर्मित जितने भी यौगिक होते हैं जहां से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके कई स्टेप में ये वीडियो चलेगा आपका, तो इस वीडियो की सीरीज को आप जरूर देखें भाई। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर माना जाता है रसायन विज्ञान का। आप ये कह सकते हैं कि कंपलसरी हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बनता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और लाइक करें भाई, और अपने सभी मित्रों को, दोस्तों को और जो कोई भी है इस वीडियो को शेयर जरूर करें। देखते हैं, देखो आज हम वास्तव में जो आवर्त सारणी है उसमें रखे गए जितने भी तत्व हैं उनमें से जो प्रमुख तत्व हैं जो डेली यूज में हमारे प्रयोग में लाए जाते हैं, या तो उनको या फिर उनसे बनने वाले यौगिक को। जैसे नमक, नमक किससे बना होता है आपका सोडियम से और क्लोरीन से। तो ये सोडियम और क्लोरीन प्रमुख एलिमेंट हैं, यानी कि तत्व हैं। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे भाई। इसी प्रकार से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। इसी प्रकार से आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम के बारे में तो आप जानते हैं भाई, जो बॉडी होती है उसकी बोन्स में पाया जाता है, सही है। इसी प्रकार से फास्फोरस। तो इस प्रकार के तत्वों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें भाई। और देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा कि तत्वों को हमने आवर्त सारणी में यानी कि पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार से व्यवस्थित किया है। देखेंगे, देखो अगर हम तत्वों की बात करें, सही है, तो तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में, सही है। हर एक बात को ध्यान से लिखना और समझना। सबसे पहला है एस ब्लॉक, सबसे पहला एस ब्लॉक के तत्व। क्लियर है भाई? वैसे इन बातों के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं भाई। इसके बाद है पी ब्लॉक के तत्व, क्लियर है। इसके बाद है डी ब्लॉक के तत्व। इसके बाद है एफ ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप समझें ये जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इनके बारे में हम नहीं पढ़ने वाले हैं। क्यों नहीं पढ़ने वाले हैं? क्योंकि ये अत्यधिक भारी होते हैं, अत्यधिक भारी होते हैं। पहला कारण तो ये है, सही है। और अत्यधिक भारी होने के कारण इनके यौगिक कम हैं, इनके यौगिक कम हैं। और यौगिक कम होने के कारण दैनिक जीवन में इनका जो यूज है वो कम है, सही है। और अधिकांश ये जो तत्व हैं, ये जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, अधिकांश कैसे हैं भाई? कृत्रिम, यानी कि आर्टिफिशियल। तो कृत्रिम होने के कारण, अत्यधिक भारी होने के कारण, कम यौगिक होने के कारण और डेली यूज में इनका प्रयोग कम होने के कारण, इनके बारे में हम नहीं पढ़ने वाले। और एक प्रमुख कारण और है कि इसे आवर्त सारणी में भी नहीं रखा गया, आवर्त सारणी में भी नहीं रखा गया है, अपितु कहां रखा गया है? आवर्त सारणी के नीचे 2 श्रेणी में। कितनी श्रेणी में? 2 श्रेणी में। और आप जानते हैं वो कौन कौन सी श्रेणी है भाई? लैंथेनॉइड श्रेणी, और दूसरी कौन सी है? एक्टिनॉइड श्रेणी। तो इन श्रेणियों में रखा गया। तो एक रीजन ये भी है इनके बारे में नहीं पढ़ने का। अब आप समझ गए होंगे, मुख्य रूप से हमें एस ब्लॉक के तत्व पढ़ने हैं, मुख्य रूप से हमें पी ब्लॉक के तत्व पढ़ने हैं, हमें डी ब्लॉक के। तो इन तीनों ब्लॉक के तत्वों को ही हम पढ़ने वाले हैं। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं एस ब्लॉक के तत्वों से। किससे शुरुआत कर रहे हैं भाई? एस ब्लॉक के तत्वों से। तो हर एक बात को आप लिखते हुए चलना। बिल्कुल इतना क्लियर हो गया भाई सभी को? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, अगर एस ब्लॉक के तत्वों की बात की जाए, सही है, अगर हम किसकी बात करें भाई? एस ब्लॉक के तत्वों की। तो एस ब्लॉक के तत्व कहते किसे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है भाई कि जो एस ब्लॉक के तत्व हैं, किस ब्लॉक के भाई? एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो यही पता होनी चाहिए
तो आप एक लाइन लिखेंगे, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, s ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। सही है, पहली लाइन तो ये याद रखनी, वे सभी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, पहली लाइन ये हो गई। और दूसरी लाइन ये है, और उससे पिछले सभी कोष पूर्ण रूप से भरे हों। क्लियर है भाई? तो उन तत्वों को हम कहते हैं आपका एस ब्लॉक का तत्व। उन सभी तत्वों को किस नाम से जानते हैं भाई? एस ब्लॉक के तत्वों के नाम से जानते हैं। तो देखो, देखेंगे ध्यान से, मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपको एक दो। जैसे सोडियम, आप ध्यान से देखें कितना परमाणु क्रमांक होता है? 11। जैसे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। क्लियर है भाई? तो देखेंगे, ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, 2, 8 और 1, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप देख सकते हैं बाहर वाले कोष से पिछले सभी कोष पूरे हैं, और अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी कि 11वां इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है? एस, यानी कि किस ब्लॉक का तत्व होगा? एस ब्लॉक का। क्लियर है? इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे कैल्शियम को देख सकते हैं भाई, कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 आप ऐड कर सकते हैं। 20, 2 और 6, 2 8 और 2 10 और 8 18 और 2 20। क्लियर है? यानी कि 2 8 8 2, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पिछले कोष का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन 19 और 20 यहीं पर तो है भाई। तो 20वां इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है, उससे पिछले सभी पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तो इसी कारण इन तत्वों को हम किस ब्लॉक का कहते हैं? एस ब्लॉक का। क्लियर है भाई? अब इसका एक एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है, मोस्ट इंपोर्टेंट यही पूछा जाता है। इसका एक अपवाद है, और वो अपवाद क्या है? हीलियम। कौन सा एलिमेंट है भाई? हीलियम इसका अपवाद है। कैसे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे भाई, 2 होता है, तो 1s2, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस ऑर्बिटल में। तो एस ऑर्बिटल में अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो किस ब्लॉक का होना चाहिए? एस ब्लॉक का। लेकिन ये तत्व है पी ब्लॉक का। किस ब्लॉक का है भाई? पी ब्लॉक का। तो ये एक्सेप्शन है, याद रखना। पूछा जाता है हीलियम किस ब्लॉक का है, तो किस ब्लॉक में रखा गया है भाई? पी ब्लॉक में रखा गया है। इतना क्लियर है? अब इसके बाद एक बात और पूछी जाती है आपसे कि जितने भी एस ब्लॉक के तत्व हैं उन्हें कितने वर्गों में रखा गया है? तो आप याद रखेंगे, वर्ग संख्या 1 या फिर फर्स्ट ए, वर्ग संख्या 1 या फिर फर्स्ट ए, और वर्ग संख्या 2 या फिर सेकंड ए। इन 2 वर्गों में एस ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। फर्स्ट ब्लॉक के तत्व किस नाम से जाने जाते हैं भाई? क्षार धातु के नाम से। और सेकंड ब्लॉक के तत्व जाने जाते हैं क्षारीय मृदा धातु के नाम से। किस नाम से जाने जाते हैं? क्षारीय मृदा धातु के नाम से। क्षार धातु मुख्य रूप से 6 हैं और क्षारीय मृदा धातु मुख्य रूप से 6 हैं। तो एस ब्लॉक में टोटल कितने तत्व हो गए? 12। तो आप याद रखेंगे एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं? 12। लेकिन यहां पर एक बात आपको समझनी है, यहां पर एक बात आपको समझनी है हाइड्रोजन के बारे में। कैसे भाई? देखो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और 1s1, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा? अंतिम और पहला एक ही है इसका, तो किस में जा रहा है? एस ऑर्बिटल में। तो किस ब्लॉक का तत्व होगा? एस ब्लॉक का। और इसे रखा कहां गया है? क्षार धातुओं के ऊपर। कहां रखा गया है भाई? क्षार धातुओं के ऊपर हाइड्रोजन को रखा गया है। लेकिन ये क्षार धातु नहीं है, तो अगर सभी तत्व पूछे जाएं हाइड्रोजन को मिलाकर तो टोटल होते हैं एस ब्लॉक में 13। टोटल कितने होते हैं? एस ब्लॉक में 13 होते हैं भाई। तो आपको याद रखना है, एक बात और याद रखना, हाइड्रोजन को केवल क्षार धातुओं में नहीं रखा गया है, इसके साथ साथ हैलोजनों के साथ भी 17वें वर्ग में रखा गया है।
इसीलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। और ये दीर्घाकार आवर्त सारणी की सबसे बड़ी कमी यही थी, सबसे बड़ी कमी यही थी कि हाइड्रोजन का जो स्थान था वो निश्चित नहीं था। क्लियर है भाई? तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, तो मैं इसे रब कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं इससे। क्लियर है? अब तो आप पहचान लेंगे कि एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं, 13, जिनमें से हाइड्रोजन को एस ब्लॉक का तत्व तो माना जाता है, लेकिन क्षार धातुओं की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। 6 क्षार धातु और 6 ही क्षारीय मृदा धातु हैं। कौन कौन सी हैं उन्हीं को हम देख रहे हैं। देखो देखो ध्यान से लिखते हुए चलना, सारी चीज, हर एक चीज के बारे में बात करनी है हमें, और आपका इतना अच्छा तरीके से हमें प्रिपेयर करना है भाई कि कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए, अगर 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं या 4, सारे के सारे हमारे एएलपी के एग्जाम में और अन्य परीक्षाएं जिनमें साइंस आती है होने जरूर चाहिए, क्वेश्चन कोई छूटना नहीं चाहिए, इतना हम पढ़ लेंगे। देखो क्षार धातु कौन कौन सी हैं उन्हें हम लिख रहे हैं। मैंने पहले भी आपको एक बार बताया है भाई कि क्षार धातु हीलियम, जो लिथियम Li, देखो नाम भी लिख दूंगा अगर आप चाहेंगे तो, लिथियम, इसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये है, सही है। और इसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। तो ये हैं 6, ये हो गए भाई, और 6 ही ये क्षार धातु, ये क्षारीय मृदा धातु। लेकिन इसके ऊपर हाइड्रोजन को और रखा गया, इसके ऊपर हाइड्रोजन को और रखा गया है। तो आप याद रखेंगे, 1 मिनट इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और देख लें आप। जैसे कुछ तत्वों को बता देता हूं, इसका परमाणु क्रमांक 1, 3, 11, 19, अरे यही हैं। बाकी के 37, 55 और 87 पीछे पढ़ चुके हैं हम। तो देखेंगे, देखो 1s 1s2 2s 1, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है भाई, s में। 1s2 2s2 3p 2p6 3s1, सही है भाई। इसका पोटेशियम का देखो इधर को लिख देता हूं मैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। अब जरा ध्यान से देखो, ये पहला आवर्त है, ये आवर्त संख्या कितनी है भाई, फर्स्ट। ये है आवर्त संख्या 2, ये है आवर्त संख्या 3, और ये कौन सी है 4, और ये कौन सी है 5, ये 6 और ये 7। अरे आवर्त संख्या पढ़ चुके हैं, टोटल कितने वर्ग थे, आवर्त थे 17। तो आप देख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, जो हाइड्रोजन है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 1s1 है, सही है, और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें है 2s1। यानी कि अगर आवर्त 1 का तत्व है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पहले कोष में, सही है, और दूसरे आवर्त का है तो दूसरे कोष के s ऑर्बिटल में, अगर तीसरे आवर्त का है तो तीसरे कोष के s ऑर्बिटल में, अगर चौथे आवर्त का है तो चौथे कोष के पहले आवर्त में। इसी प्रकार से क्या 5s1 नहीं होगा यहां पर, इसी प्रकार से क्या 6s1 नहीं होगा यहां पर, इसी प्रकार से 7s1 नहीं होगा यहां पर। तो इस प्रकार से इनके अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आते हैं। अब तो क्लियर है। इसी प्रकार से आप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम के लिख सकते हैं। तो इन सभी के नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं। देखो ये तो आप जानते हैं, इसे स्ट्रांसियम कहते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं, स्ट्रांसियम। इसे बेरियम के नाम से जानते हैं, और इसे रेडियम के नाम से किस नाम से जानते हैं, रेडियम। इसे रुबिडियम किस नाम से जानते हैं भाई, रुबिडियम। इसे सीजियम और इसे फ्रांसियम किस नाम से जानते हैं, फ्रांसियम। और फ्रांसियम तत्व का नाम देश जो है फ्रांस यूरोप का, उसके नाम पर रखा गया। क्लियर है। और इसमें ये जो फ्रांसियम है आपका और रेडियम है, ये दोनों रेडियो एक्टिव हैं। कैसे हैं भाई, रेडियो एक्टिव। तो मैं आपको बता चुका हूं रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं। तो s ऑर्बिटल यानी कि क्षार धातुओं का फ्रांसियम, क्षारीय मृदा धातुओं का रेडियम, दोनों के दोनों कैसे हैं, ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं। कैसे हैं भाई, रेडियो एक्टिव तत्व हैं।
तो ये आपकी व्याख्या हो गई एस ऑर्बिटल, एस ब्लॉक में उपस्थित तत्वों की। अब इनमें से कुछ प्रमुख तत्वों के बारे में हमें पढ़ना है और सबसे पहले पहला वाला ही लेकर चलते हैं, हाइड्रोजन। क्लियर है? तो आप हेडिंग लिख दें बहुत बड़े बड़े शब्दों में कि हाइड्रोजन के गुण, कॉमा इससे संबंधित प्रमुख तथ्य एवं इसके प्रमुख यौगिक, एवं इसके प्रमुख यौगिक। क्लियर है भाई? तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं। देखो जैसे अब आगे बढ़ते हैं भाई, क्लियर है इतना? देखते हैं। देखो आप हेडिंग लिखें हाइड्रोजन के प्रमुख गुण, कॉमा इससे संबंधित प्रमुख तथ्य एवं इसके प्रमुख यौगिक, इसके प्रमुख यौगिक। क्लियर है भाई? ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो एक एक करके मैं बिंदु लिखता जाता हूं और समझाता जाता हूं, आप लिखते हुए चलना भाई। सही है? सबसे पहले तो आवर्त सारणी में व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। आवर्त सारणी में व्याख्या। सही है? और आप जानते हैं आवर्त सारणी में इसे किस ब्लॉक में रखा गया है? एस ब्लॉक। अभी हमने पढ़ा भाई किस ब्लॉक में रखा गया है? एस ब्लॉक में। किस वर्ग में रखा गया है? फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ए, प्रथम वर्ग या फिर फर्स्ट ए वर्ग में। इसकी आवर्त संख्या क्या है? इसकी आवर्त संख्या भी 1 है। इसकी आवर्त संख्या भी 1 है। इतना क्लियर है भाई? और कहां रखा गया है इसे? कहां रखा गया है भाई? इन्हें इसे क्षार धातुओं के साथ, क्षार धातुओं के साथ वर्ग में ऊपर रखा गया है, ऊपर रखा गया है। तो ये लाइन याद रखनी है। क्लियर है? इसके अतिरिक्त हैलोजनों से गुणों में इसकी कुछ समानता होती है। आप ऐसे ही लिखना, इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन हैलोजनों से गुणों में कुछ संबंध दर्शाता है या समानता दर्शाता है, जिस कारण इसे हैलोजनों के साथ भी रखा गया है। जैसे आप लिख सकते हैं इसके जो गुण हैं वो किसकी तरह हैं भाई? कुछ हैलोजन के तरह। और हैलोजन के तरह होने के साथ इसे 17 या फिर 7th ए, 17 या फिर 7th ए वर्ग में स्थान दिया गया है। सही है? कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। हाइड्रोजन, फ्लोरीन और इसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, इस प्रकार से रखा गया है। यह है हैलोजन 17 या 7th ए वर्ग के तत्व और इसमें ऊपर रखा गया। क्यों? क्योंकि ये हैलोजनों के समान, जैसे फ्लोरीन क्या बनाती है? माइनस। क्लोरीन क्या बनाती है? माइनस। उस प्रकार से हाइड्रोजन भी माइनस बनाता है, यानी कि ऋणायन बनाता है। और इसे हाइड्राइड आयन कहते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं इसे? हाइड्राइड आयन। तो आप याद रखेंगे हाइड्राइड आयन किसका आयन है? हाइड्रोजन का। और कैसा? एक ऋणावेशित आयन है। कैसा है? एक ऋणावेशित आयन है। क्लियर है भाई? इसके आगे देखते हैं। देखो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की खोज 1766 में 1766 में हेनरी कैवेंडिश द्वारा की गई भाई। किसके द्वारा की गई? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई। और ये प्रकृति में किसके रूप में पाया जाता है? H2 के रूप में। सही है? हाइड्रोजन याद रखना कभी भी प्रकृति में H के रूप में नहीं मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा? H2 के। तो याद रखना हाइड्रोजन एक द्विपरमाणविक, कैसा? द्विपरमाणविक अणु है। कैसा अणु है भाई? द्विपरमाणविक का मतलब है जिस अणु में 2 परमाणु हों। कितने परमाणु हैं इसमें? 2। इसीलिए इसे डाई हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं भाई? डाई हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना डाई हाइड्रोजन भी किसे कहते हैं? H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस को। और प्रकृति में कैसी पाई जाती है? ये द्विपरमाणविक, यानी कि 2 परमाणुओं के रूप में इसका अणु
पाया जाता है। इतना क्लियर हो रहा होगा भाई। और आपको याद रखना है, ये भूपर्पटी पर हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन और सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम। तो भूपर्पटी पर ये पाए जाने वाला नौवां सर्वाधिक मात्रा का तत्व है। नौवां सर्वाधिक मात्रा का तत्व है। और लगभग में लिखना भाई, लगभग 1% जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी जिसे कहते हो, उस पे लगभग कितनी मात्रा है इसकी? 9। और ये 1% ये कितने नंबर का है भाई? 9वें सर्वाधिक नंबर में ये पाया जाता है। तो इतना क्लियर हो रहा होगा आपको, 9वां सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ये तत्व है। तो आप इतना नोट कर सकते हैं। देखो, इसके अतिरिक्त और क्या क्या हमें पढ़ना है। ये जो हाइड्रोजन है, ये सूर्य ये जो हाइड्रोजन है ये सूर्य, और आप सभी जानते हैं सूर्य क्या है भाई? तारा। तो इसका प्रमुख अवयव होता है सूर्य, या फिर जो तारे होते हैं चमकते हैं आसमान में, उनका प्रमुख अवयव होता है। कैसा होता है भाई? प्रमुख अवयव, सही है। और सूर्य में तो ये लगभग 71% है। लगभग कितना है भाई? 71% है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में। और या आप ये कह सकते हैं जितने भी तारे हैं उनमें 50% से भी ज्यादा 50% से भी ज्यादा हाइड्रोजन गैस ही पाई जाती है। सही है। तो आप याद रखेंगे सूर्य में जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो किसके कारण है? सूर्य किसके कारण है? हाइड्रोजन और दूसरे हीलियम के अणु होते हैं। तो एक लाइन और बोली भी जाती है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो आप नोट करके लिख लें, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यानी कि फ्यूचर फ्यूल किसे कहा जाता है भाई? फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है हाइड्रोजन को। आप लिखें, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो ये वाली बात याद रखनी है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है जितने भी ऊष्मा देने वाले पदार्थ हैं। सही है। ऊष्मा देने वाले पदार्थ क्या हैं? जिन्हें जलाने पर जिनसे हीट ऊष्मा मिलती है। तो ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा है। ऊष्मीय मान का मतलब है एक मोल या 1 जूल से जितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम या 1 मोल से किसी भी पदार्थ के जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है उसी को उसका कैलोरी मान कहते हैं। आपको ये वाली बात याद रखनी है। और आप पेट्रोल की बात करते हैं भाई, पेट्रोल बहुत अच्छा ईंधन माना जाता है। पेट्रोल बहुत अच्छा ईंधन माना जाता है, लेकिन हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान है उसका 3 गुना है। यानी कि जब आप हाइड्रोजन को जलाओगे तो पेट्रोल से भी 3 गुना ईंधन यानी कि ऊर्जा मिलेगी आपको। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है भाई? भविष्य, क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो इस बारे में आप जरूर याद रखना भाई। आपसे बहुत सारी चीजें इसके बारे में पूछी जाती हैं। क्लियर है इतना? आगे देखें भाई, इसके बारे में किस नाम से जाना जाता है? इसे भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है थोड़ी सी। तो देखो, हाइड्रोजन से संबंधित ये कुछ प्रमुख बातें थी हमने पढ़ी। इसके बाद हाइड्रोजन के प्रमुख गुण और इसका निर्माण या फिर इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसके उपयोग क्या क्या हैं और इसके यौगिक क्या हैं, वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना भाई। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर एक स्टूडेंट अपने मित्र को जरूर शेयर करें ये। थैंक यू।